यूके SSS पेपर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को हरिद्वार के लक्सर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी खालिद ने पेपर की फोटो खींचकर शेयर की थी। सभी पुलिस अभी की अगर बात करें तो पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस दौरान पता चला है कि खालिद किसी तरह एग्जाम सेंटर में मोबाइल फोन लेकर पहुंचा था और फिर टॉयलेट में प्रश्न पत्र ले जाकर उसने फोटो खींची, अपनी बहन को सॉल्व करने के लिए भेज दिए। खालिद की बहन ने टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को पेपर भेजा था। सूत्रों के मुताबिक खालिद iPhone 12 मिनी लेकर पहुंचा था और सूत्रों के मुताबिक ही इसके लिए मेन गेट के बजाय दीवार कूदकर सेंटर के अंदर दाखिल हुआ था। इससे पहले पेपर केस की एक आरोपी यानी कि साबिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साबिया खालिद की बहन है। इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था। प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज़ थी क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूँकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन आउट किए थे। हरिद्वार में यूके SSS का एग्जाम जिस सेंटर पर हुआ था वहां के बारे में चौंकाने वाली बातें सामने आई। बहादुराबाद के इस सेंटर में 18 कमरों में एग्जाम हुए, लेकिन 3 कमरों में जैमर काम नहीं कर रहा था और आरोपी खालिद ऐसे ही एक कमरे में मौजूद था। खालिद बहादुराबाद सेंटर के रूम नंबर 9 में एग्जाम दे रहा था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वहां पर जैमर क्यों नहीं था और क्या जैमर लगा था और वो काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद अब पुलिस ने खालिद और उसकी बहन साबिया को पूछताछ कर रही है। पुलिस उससे पेपर के कुछ अंश सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। खालिद नाम के कैंडिडेट ने वायरल करवाए हैं। खालिद की बहन साबिया ने ही टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को ये पेपर भेजा था। पुलिस ने 10 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। राजधानी देहरादून में 2 अलग अलग छात्र गुट मौजूद थे। कुछ लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग यानी कि छात्रों का दूसरा गुट खुलकर ये कह रहा था कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रही है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रद्द नहीं करना चाहिए। इन छात्रों ने साफ शब्दों में कहा कि ना तो कहीं नकल हुई और ना ही पेपर लीक की कोई घटना सामने आई। उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लागू किए गए सख्त कानून विरोधी, नकल विरोधी कानून और सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर भरोसा है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यूके SSS परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्ती बरतेगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि बेरोजगार छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उधर काशीपुर में आई लव मोहम्मद नारे के साथ बिना परमिशन के जुलूस निकालने वाले आरोपी नदीम अख्तर का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आया। काशीपुर प्रशासन ने उपद्रव करने, पुलिस कर्मचारियों से मारपीट करने और बिना अनुमति के जुलूस निकालने के आरोप में नदीम अख्तर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नदीम काशीपुर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर निकाय चुनाव लड़ चुका है। सपा के जिला अध्यक्ष रवि छावड़ा ने इस बात की पुष्टि की। सपा नेता का कहना है कि पार्टी ने नदीम अख्तर को निकाल दिया है और इसी के साथ 2 अन्य आरोपियों दानिश चौधरी और हनीफ के खिलाफ भी पार्टी एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि रविवार रात काशीपुर में बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रविवार को काशीपुर में हुए इस बवाल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। सीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दंगा विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और बवाल में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में माहौल खराब करने की कोशिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ
कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। देहरादून में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग में हिस्सा लेंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और उसी पर चर्चा होनी है। नए पदाधिकारियों को दी जाएगी गाइडलाइन। बैठक में सीएम धामी भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद होंगे। बीजेपी की प्रांतीय कार्यशाला आज होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। भारती सकलानी हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, आज की मीटिंग कितने बजे होनी है और किस तरह का एजेंडा रखा गया है? देखिए, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी ये मीटिंग और कल हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी थी, उन्होंने नवरात्र के दिनों में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। अब उन्हें किस दिशा में और दशा में काम करना है, ये उन्हें समझाया जाएगा। बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन इस पूरी कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाले हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी मीटिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी समेत तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और इस पर 2027 का एजेंडा यहाँ पर तय किया जाएगा। कैसे जनता के बीच जाना है, क्या कुछ काम वहाँ पर जाकर करने हैं, तो इसी पर जो है इस कार्यशाला में टिप्स दिए जाएंगे तमाम नए पदाधिकारियों को। जी भारती, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 10 बजे से मीटिंग की शुरुआत होनी है। बीजेपी की 42 सदस्यीय नई कार्यकारिणी ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया। हालांकि कुछ सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष समीर आर्य ने एससी समाज को कम प्रतिनिधित्व देने का आरोप लगाया और इसे लेकर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि पूरी कार्यकारिणी में सिर्फ एक पद अनुसूचित जाति को दिया गया है और वो भी महिला कोटे से और 18% वोट के बाद भी उपेक्षा की गई। हालांकि महेंद्र भट्ट का कहना है कि सभी पद पार्टी संविधान के मुताबिक ही दिए गए हैं। नवीन कार्यकारिणी है। उस नवीन कार्यकारिणी में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या के अनुपात के अनुसार यदि हम पदों की श्रृंखला का अवलोकन करते हैं तो वो नगण्यता की ओर को दिखाई देता है। इसी बात का मैंने ध्यान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर को आकर्षित किया कि भारतीय जनता पार्टी में जब जो भी दायित्व दिए जाते हैं उस संविधान के अंतर जो निहित है उसके तहत दिए जाते हैं। हमने अपने संविधान के तहत अनुसूचित जाति को भी दिया है, स्थान दिया है, हमने ओबीसी को भी दिया है, एसटी को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है। संविधान का पूरी तरह पालन हुआ है। जिसको इस बात की जानकारी नहीं, उस पर कई चर्चाएं करते हैं। पार्टी का जो संविधान है उसका अलावा जो हमेशा पार्टी के अंदर संगठनात्मक दायित्व दिए जाते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ 1.25 साल दूर है और इस बार के चुनाव में यूथ का मूड बहुत कुछ तय करेगा। और ऐसे में छोटे बड़े प्रदर्शनों में शामिल होने वाला युवा किसके साथ जाएगा? बीजेपी के विकास के नारे के साथ या फिर कांग्रेस के बदलाव के वायदे के साथ? इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव भले ही अभी 1.25 साल दूर हो, लेकिन चुनावी माहौल बनने लगा है। ऐसे में सवाल है कि 2027 के चुनाव से पहले यूथ का झुकाव किस तरफ होगा। राज्य में होने वाले छोटे बड़े प्रदर्शनों में युवा नजर आते हैं जो अच्छी पढ़ाई से लेकर रोजगार चाहते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त 18 से 39 साल के बीच वोटरों की संख्या करीब 41 लाख है, जिसमें करीब 22 लाख पुरुष और 19 लाख महिलाएं हैं। यूथ के भरोसे के साथ बीजेपी 2014 से उत्तराखंड में हर चुनाव में परफॉर्म कर रही है, तो कांग्रेस से यूथ दूर दिखा है। ऐसे में 2027 तक यूथ का मूड क्या होगा और उनके मन में क्या है? पार्टी पे हमें कोई विश्वास नहीं है, ना बीजेपी पे है, ना कांग्रेस पे है। हम जो नहीं है, जैसे यूकेडी हो गई, बेरोजगार संघ हो गया,
इन पार्टियों को हम सपोर्ट करेंगे जो ये छात्र हितों के लिए जो काम कर रहा है। क्योंकि आप खुद देख सकते हो इस टाइम क्या हालात हमारे प्रदेश के हो चुके हैं, ना नौकरियां हैं ना ही कुछ है, और ज़्यादातर हमारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। सो चीज़ें ऐसी है जो आपको सामने खुद है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है दोनों में से। बीजेपी का मानना है कि भले युवा प्रदर्शनों में दिख रहे हैं लेकिन 2027 में साथ बीजेपी का ही देंगे। तो कांग्रेस के मुताबिक सब कुछ बीजेपी को देने के बाद भी युवा को कुछ नहीं मिला। पूरी तरह उनके भविष्य की तरफ चिंतित है, चाहे वो नकल विरोधी कानून लाना हो, चाहे वो स्थानीय नौकरियों में हमारी बहनों के लिए आरक्षण लाना हो, स्थानीय लोगों को वरीयता देना हो, इवन जो हमारे ठेके होते हैं, टेंडर होते हैं, उसमें भी स्थानीय ठेकेदारों को वरीयता देना हो। तो ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है। जब हम इस सब को लेकर यूथ के बीच में जाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे इससे पहले के सभी चुनावों में यूथ ने हमारा साथ दिया है, आगे भी 27 में भी यूथ हमारे ही साथ है। पार्लियामेंट में भेजने का काम कर दिया, अब इसके बाद क्या छप्पर फाड़ के देंगे आप? मतलब प्रदेश के नौजवान ने आपको पूरी राजनीतिक ताकत, ट्रिपल इंजन, मतलब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन, और नौजवान को आपने बदले में दिया क्या? निराशा। नौजवान को आपने दिया क्या? भर्ती घोटाला, पेपर लीक। तो नौजवान कहाँ जाएगा? कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चुनाव भले 1.25 साल दूर है लेकिन अलग अलग प्रदर्शन में दिख रहे युवाओं को भांपना बीजेपी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां युवा वोट को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती और कांग्रेस बदलाव के वादे के साथ उनका भरोसा जीतना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार के पीताम्बर दत्त बर्थवाल डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन हुआ। अध्यक्ष पद समेत सभी पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन किए हैं। नामांकन के दौरान छात्र संगठनों के गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में कॉलेज पहुंचे। कॉलेज प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कॉलेज में 27 सितंबर को चुनाव के लिए मतदान होंगे। अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूं तो सबसे पहले हमने जो वाईफाई जो केवल हमने लाइब्रेरी तक में लगाया, तो मैं पूरे कैंपस में वाईफाई लगाने का काम करूंगा। साथ ही जो समर्थ पोर्टल है उसका केंद्रीकरण होगा। समर्थ पोर्टल का एक्सेस हमारे महाविद्यालय को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हमें हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सिटी नहीं भटकना पड़ेगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लाटा मल्ला के पास रात को एक लोडर में आग लग गई। आग में जलकर लोडर पूरी तरह से खाक हो गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि गाड़ी में उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है ना। गाड़ी तो पूरी जल चुकी है। छोटा हाथी है ना, ये छोटा हाथी टाइप में है। इस साल बरसात में आसमानी आफत ने कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। पिथौरागढ़ के पाली गांव में भी आपदा की वजह से दर्जनों परिवार खतरे की जद में हैं। हालात ऐसे बन गए कि लगातार दरकती पहाड़ियों ने इस गांव की नींद ही उड़ा दी है। पाली गांव में इस बार आसमानी आफत ने जैसा तांडव मचाया वैसा शायद कभी नहीं हुआ। इस गांव में दरकती पहाड़ी और लगातार गिर रहे मलबे के कारण दर्जनों घर खतरे की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि 2 दर्जन से अधिक परिवार अपने घरों को छोड़ चुके हैं। प्रभावित परिवार में कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रात गुजार रहे हैं, तो कई परिवार पंचायत घर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में अब ग्रामीण विस्थापन की मांग करने लगे हैं। 4 दिसंबर को ऊपर से पतलदे से जो मलबा आया है वो लगा घरों में घुस गया है। कोई भी लोग घर में नहीं रह रहे, डर का माहौल है। और इनकी मांग है हमारे लोगों की, हमें कहीं जगह दी जाए, हम लोगों को यहाँ से खाली करवाया जाए। पाली गांव में 4 सितंबर को आसमानी आफत बरसी थी, तभी से यहाँ के ग्रामीण दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पहाड़ी दरकने से यहाँ लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। यही नहीं, भारी बोल्डर मौत बनकर पहाड़ियों में अटके भी हुए हैं। ऐसे में खतरे की जद में आए घरों में रहने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता और ग्रामीण की सारी उम्मीदें अब सरकारी मदद पर आ टिकी हैं। पाली के ग्रामीण आए थे, उसमें कतई महिलाएं भी थी। उनके द्वारा ये बताया गया कि बहुत से परिवार जो इस समय हमारे पास वहाँ भूस्खलन हुआ है, उसकी वजह से खतरे की जद में है। तो इसमें भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाएगा और अगर विस्थापन की स्थिति बनती है तो उनको विस्थापित करवाया जाएगा। हाल फिलहाल भले ही ग्रामीणों को रिश्तेदारों ने छत दे दी हो, लेकिन देर सवेर इन्हें अपना आशियाना हर हाल में चाहिए।
ऐसे में प्रशासन जितनी जल्दी सरकारी प्रक्रिया को पूरा करेगा उतनी ही जल्दी सैकड़ों लोगों को राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा खैरना हाईवे में क्वारब के पास लैंडस्लाइड को 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन क्वारब की समस्या का पक्का समाधान अब तक नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी पहुंचे और वहां देखा कि 1 साल में क्वारब की स्थिति कितनी बदली है। अल्मोड़ा खैरना हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन 1 साल से हाईवे मुसीबत का सबब बना हुआ है। क्वारब पर पहाड़ी से भारी मलबा आने के बाद से सड़क बाधित है। दिन में तो छोटी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इसके साथ ही रात में सड़क पूरी तरह से बंद कर दी जाती है और ट्रीटमेंट के काम किए जाते हैं। देखिए, परेशानियां तो है ही, सीधी बात है कि ये हमेशा का रूट है। पता है 60 किलोमीटर अगर हम रानीखेत से आते ज़्यादा होता है, बागेश्वर रानीखेत वाया बेरनाग से आते हैं, तो परेशानियां तो जाहिर सी बात है हो ही रही है। डर भी लगता है ऊपर से कम मलबा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, डर तो लगेगा ही, इतना मलबा आ जाएगा, पर क्या करें, अब मजबूरी है, सफ़र तो करना ही है अपनी। यहाँ बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आने जाने का रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है, काम के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है हम लोग को आने जाने में। और देखो कब तक ठीक होता है, अभी तो 1 साल से तो हम देख ही रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। क्वारब पर पहाड़ी दरकने के बाद से ट्रीटमेंट का काम शुरू तो हुआ, लेकिन इस बार की बारिश में उसमें भी कई जगह दरारें आ गई। वहीं नेशनल हाईवे पर नदी की तरफ से 70 मीटर सुरक्षा दीवार लगाई गई है, जो 30 मीटर का हिस्सा आज भी नासूर बना हुआ है। 1 साल में जो है 70 मीटर के करीब ये दीवार बन चुकी है। हालांकि बारिश में इसमें काफ़ी क्रैक आ गए थे, कुछ हिस्से को तोड़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी हिस्सा तोड़ा जाना बाकी है और क्वारब पर लगातार काम चल रहा है। अभी हम वर्तमान में वैली साइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वैली साइड में लगभग हमारा 70 मीटर हम कार्य पूर्ण कर चुके हैं और ये जो अभी बरसात हुई सितंबर माह के प्रथम सप्ताह, इसमें कुछ तकनीकी कारणों से कहीं दरारें आई हैं, जिसका कि THDC द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और उनकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। 1 साल में क्वारब में कुछ सुरक्षा दीवार बनी है, मगर पहाड़ से गिरने वाला लाखों टन मलबा अभी भी खतरा बना हुआ है। 1 साल पहले क्वारब पर 200 मीटर पहाड़ी का हिस्सा टूट के सड़क पर आ गया था, जिसके बाद से लगातार जो है NH इसकी DPR बना के THDC से सलाह मांग के, सर्वे ऑफ इंडिया से लगातार सलाह मांग के काम किया गया। पहाड़ी के नीचे हिस्से में कुछ काम हो गया है, हालांकि बारिश में कुछ सड़क पर दबाव आने से कुछ पर क्रैक हैं जिन्हें दोबारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ जो है लगातार पूरी सड़क जो है रात को बंद की गई है। 1 साल का समय हो गया, रात पूर्ण रूप से बंद है। दोपहर में भी कुछ समय सड़क खुल के जो है वाहनों की आवागमन चल रहे हैं। 1 साल के हालात आपको दिखाए कि किस तरह से क्वारब के हालात हैं और अभी भी इस क्वारब को ठीक बनने में काफ़ी समय लग सकता है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। उत्तरकाशी में भारत तिब्बत बॉर्डर और गंगोत्री नेशनल पार्क के पास नेलांग घाटी प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। यहां ITBP और सेना का कैंप है। इस पूरे क्षेत्र में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन धराली आपदा के पास सड़कें खराब होने की वजह से सैलानी यहां पर नहीं आ पा रहे हैं। उम्मीद है कि सड़कें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। नेलांग घाटी सैलानियों से एक बार फिर गुलजार होगी। नेलांग घाटी का जायजा लिया हमारे सहयोगी बलबीर परमार ने। धराली आपदा के बाद मौसम खुशनुमा होने लगा है। इसमें नेलांग घाटी पे न्यूज़ 18 है। न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है किस तरह का मौसम है। आप देख सकते हो बड़ा ही सुंदर मौसम है। पार्वती और शिव पर्वत देखे जा सकते हैं और पूरी खूबसूरत घाटी ये है। पर आपदा के बाद से धराली जब आपदा आई उसके बाद से कोई भी पर्यटक पर्वतारोही इस पूरे क्षेत्र में नहीं गया है, जिसकी वजह है आपदा के बाद सड़कें बदहाल हो गई। पर अब कंडीशन धीरे धीरे सामान्य होने लगी है और सुंदर वादियां ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किस तरह की सुंदर वादियां नेलांग घाटी की है। और नेलांग घाटी की वादियां खूबसूरत है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और सितंबर और अक्टूबर का माह ऐसा होता है जब यहाँ घाटी चटक धूप से गुलजार रहती है
और यहाँ पहुंचने वाले पर्यटक काफी खुश होते हैं। लेकिन आपदा ने ब्रेक लगाया। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या इस घाटी में बढ़ेगी और पर्यटक इस घाटी का दीदार कर पाएंगे। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, देहलांग घाटी, उत्तरकाशी। ऋषिकेश की प्राचीन बनखंडी समिति की रामलीला के पात्र पुलिस की कोतवाली पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। असल में रामलीला में सीता स्वयंवर के बाद राम बारात निकाली जानी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से राम बारात की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद राम, सीता, रावण सभी पहुंच गए कोतवाली और वहीं धरने पर बैठ गए। रामलीला समिति में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से विवाद थाने तक पहुंचा। हालांकि कोतवाली में रामलीला के पात्रों के धरने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया, क्योंकि अधिकारी नहीं थे और परमिशन नहीं मिल पाई। परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से ये राम बारात आज रुक गई है और सभी पात्र आज यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं। ये सब राम बारात के लिए तैयार हुए थे, लेकिन प्रशासन की परमिशन की ना मिलने की वजह से हम सब यहीं पे हैं। स्वयंवर के बाद राम बारात निकलती है, तो वो जो निकलनी चाहिए थी, प्रशासन पे पता नहीं कौन सा दबाव ऐसा है कि जिसके कारण वो इन 29 बच्चे जो रामलीला में कोई बंदर बन रहा है, कोई भालू बन रहा है, कोई राम बन रहे, कोई लक्ष्मण है, 29 लोगों में मुकदमे कर दिए।